दोस्तों मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा। तार साहब बड़ी लंबी ब्रेक लगी आपके साथ और उसकी वजह यह है कि एक बड़े एजाज़ की बात है आपके लिए कि आप अपने वालिद साहब के नाम पे जो लाइब्रेरी अपने होम टाउन मंडी बॉलदीन में जो है वो उसका इफ्तिताह किया, जिसमें पाकिस्तान के जो लॉ मिनिस्टर भी थे और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी थे। और वो आपके लिए बड़े एजाज़ की बात है और आपके वालिद साहब जो कि उस बार में बड़ी देर प्रैक्टिस करते रहे, एक आपकी फैमिली के लिए तो आप ज़्यादा टाइम आपका काफ़ी पाकिस्तान में गुजरा। तो एक तो ये हो गई चीज़। तो दूसरा तार साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। सुनने में ये आ रहा है कि ये इस असम्बली की मुद्दत तक डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगर आइंदा मजीद इसके ये केस लगता है तो उनको परमानेंट भी 5 साल के लिए शायद डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उधर से आज पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से भी नहीं कर रहे। आप कैसे देख रहे हैं सर ये डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में जो बड़ा शोर मचा है, आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, खान साहब के बारे में जो फैसला था ये पहले हो चुका था और इसको इन्होंने होल्ड रखा हुआ था और आज उन्होंने इसका आज ऐलान किया उन्होंने। लेकिन इसके बारे में जिस तरह आपने खुद फरमाया कि कई क्वेश्चन मार्क हैं इस फैसले के ऊपर। इसको बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए जिस तरह नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन थी। कई लोग बिल्कुल उसी तनाजर से देख रहे हैं। डिफरेंस ये है कि इसमें से 3-4 किस्म के अभी उभाम है इसमें। एक तो ये है कि ये 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है या अगले इलेक्शन तक है या ताहयात है। और उसके बाद जो इनके पास अभी लीगल ऑप्शंस हैं, वो जो 139 में से जो इंटरनेशनल रेटिंग में से 124वें नंबर पर जो अदालतें हैं उन्होंने अभी इसका फैसला करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी फैसला इसका। फिर इसको उनके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए। और उसके बाद ये कोई मेरे ख्याल में जो इसके बाद एक मेरे पास थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन आई है, खान साहब ने जो अपनी एक कोर कमेटी की मीटिंग की है उसके उसके अंदर शेख रशीद साहब ने सुना है कि इस फैसले के बारे में बड़े अपने तहफुजात का इजहार किया है। लेकिन खान साहब ने कहा है कि देखो खान तुम्हारे सामने तुम्हारा कप्तान खड़ा है और मैं घबराया नहीं हूं। और उसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि सदर अलवी साहब इज कंटिन्यूसली इन नेगोशिएशन। अलवी साहब जो है वो बैकडोर चैनल से नेगोशिएशन कर रहे हैं। और उनको उम्मीद है अभी भी कि हमारी हम इस नेगोशिएशन में कामयाब होंगे। और इसी वजह से वो धरने का या अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी नहीं कर रहे और कोई सख्त किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी तक नहीं की। अभी तक जो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर वाले जो उनके लीडरान हैं, जिस तरह के परवेज खटक साहब ने अपने पश्तों में एक अपील की थी कि सड़कों पर निकलो, और उसके बाद कई और लीडरान ने अवाम को कहा है कि निकलो। और 2 सूबों में सिर्फ लोग निकले हैं जहां इनकी हुकूमत है। उसकी वजह यह है कि वहां पे वजीर निकले हैं बाहर। वजीर अपने लोगों को सरकारी मुलाजमों को लेकर निकले हैं। इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि टायरों के साथ आया जाए, पेट्रोल के साथ आया जाए। वरना अगर देखा जाए तो सुना है क्वेटे के अंदर 20 लोग भी बाहर नहीं निकले। कराची में कहते हैं 20 से 25 लोग भी बाहर नहीं निकले। सिर्फ पंजाब और केपे की जहां इनकी हुकूमत है वहां पे लोगों को पता है कि हम बाहर निकलेंगे तो पुलिस हमारे गलों में हार डालेगी और हम खुल खुला के चीजें तोड़ेंगे। हमें पुलिस की प्रोटेक्शन में हम बाहर निकलेंगे। तो वहां पे 2 सूबों के अंदर जो है ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। मार कौन खा रहा है? बेचारा पाकिस्तान। इसमें किसी की कोई पता नहीं है। वजह उसकी ये है कि इन्होंने मोटरवेज को बंद कर दिया है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनका असल में जो टोटल प्लान भी हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान को मफलूज कर दिया जाए, इमलाक को जलाया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान मुआशी तौर पर और नीचे जाए, बाहर से लोग देखें और यहाँ पे कोई ना इन्वेस्टमेंट के लिए आए, ना कोई इनको कर्जा दे, ना कोई इनसे साथ ट्रेड करे। ये टोटल प्लान है इमरान खान साहब का। और देखें ये उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं आगे फ्यूचर में। लेकिन मेरी नजर में ये एक सिर्फ दे आर टेस्टिंग द वाटर। ऑप्शंस आगे मौजूद हैं। इस्लामाबाद कोर्ट जो है वो बिल्कुल जिसको आपको मैं कहूंगा कि वो हमेशा दे आर वेरी सिंपथाइजर विद खान साहब। खान साहब को जिस तरीके से बार बार उनको रिलीफ देती गई कि जाए अपना जो आप घर ले जाए, चेंज करके लाए, चेंज करके लाए, आपकी मर्जी का
उन्होंने माफी मांगी नहीं थी तो उन्होंने माफी एक्सेप्ट कर ली थी। उन्होंने कहा था कि मैंने माजरत की है, उन्होंने कहा जी हो गई है, जी हो गई। तो वहां भी जाएंगे ये। और दूसरी अदालत आपकी ऐसी है जहां हम ख्याल ग्रुप बैठा है, वहां से भी उनको रिलीफ, अभी 2 रिलीफ की जगह मौजूद है। और उसमें तभी खान साहब के माथे के ऊपर बल भी नहीं है इस वक्त। दूसरा, आज एक जो बात आज बाजवा साहब ने दी है स्टेटमेंट, वो इन चीजों को मजीद कमजोर करती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फौज सियासत से दूर रहेगी और मैं आगे एक्सटेंशन नहीं लूंगा। लेकिन दुनिया बरक्स इस चीज को दुनिया इतना बाय नहीं कर रही है। जिस तरीके से मैसिव तरीके से बाजवा साहब ने फौज के अंदर तब्दीलियां की हैं, लोग प्रमोट किए हैं, जिस तरीके से अमेरिका का इतना मुफस्सल किस्म का दौरा करके गए और मुलाकातें करके गए, पीपल आर नॉट बाइंग दैट थिंग कि ही इज रिटायरिंग, ही इज गोइंग एनीवेयर, और व्हाटएवर ही इज डूइंग इज हेल्पिंग पाकिस्तान। तीसरी आपने जो बात की है, आज जो टी राजा कुमार जो कि फेडफ के हेड हैं, आज उन्होंने कहा है कि ग्रे लिस्ट से निकल। लेकिन इस ग्रे लिस्ट से क्या निकलना इतने अरसे के बाद, जब उनकी 27 कंडीशंस थी, जो आपने तकरीबन 30 कंडीशंस मान ली थी। आज वो कहते हैं कि बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आज फेडफ से निकल भी जाए तो क्या फायदा है। लेकिन फेडफ, अब मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि आज ही आपकी क्रेडिट रेटिंग भी नीचे चली गई है। बी से आप सी पर चले जा चुके हैं। आपके मुआशी हालात कमजोर होने का आगे अंदिया दिया जा रहा है, क्योंकि इंतशार के शिकार हैं आप। आपका एक जिसको एक पोर्ट्रेट किया जाए, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो है वो पाकिस्तान को जला के खाक करना चाहती है। तो इन सर्कमस्टांसेस में आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की, आपका मुस्तकबिल बिल्कुल रुक जाता है, रुक गया है। मोटरवे, जब मोटरवे जल रहा हो और तस्वीरें लग रही हो मीडिया पे, तो आपका क्या ख्याल है, वहां पे डॉलर थमेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या होगा? वहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। और इसमें इन सर्कमस्टांसेस में अगर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर चीमा साहब इन चीजों के साथ आयरन फिस्ट के साथ डील किया जाता है। पता नहीं हमारी आयरन फिस्ट जो है वो कहीं बाहर चली गई है, मेरे ख्याल में लंदन वगैरह घूम रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है बेयारो मददगार सूबे फिर रहे हैं, अवाम जो है तजलील का शिकार है, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, और हमारे जो रूलिंग एलीट है वो दे आर कंफ्यूज्ड, नर्वस, मेरा बुरे हालात जो देखा जाए। अगर तो कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल अगर देखा जाए, मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन है जो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन हाल देखा जाए तो जिस तरीके से मैं इस्लामाबाद के अंदर भी फायरिंग के केसेस हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने फायर हुआ है, और फायर करने वाला सूबा सरहद का एक पुलिसमैन था जिसने यही इलेक्शन। साहब, मैंने आपको कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस पे गोलियां चला दी और उन्होंने उनको पकड़ लिया, एमएन ने पकड़ लिया। वो जो आप बात करते थे एक सूबा दूसरे सूबे की हुकूमत के खिलाफ हो गया, वो बात सच साबित हो गई है डॉक्टर साहब। आपकी फेडरेशन बिल्कुल कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और ये बिल्कुल इस तरह की चीजें मैंने माजी में सिर्फ सोमालिया में होती देखी। मुझसे कई दफा मैं जब हैसियत स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की मैं जब बात करता था, मुझे अक्सर कई जो आपके रूलिंग एलीट के लोग होते थे वो कहते थे तार साहब पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा, 75 साल से भी चल रहा है। मैंने कहा मुल्कों को होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ अफगानिस्तान और सोमालिया बन जाते हैं। अब मैं सोमालिया की डेफिनेशन में क्यों उसकी मिसाल देता हूँ। सोमालिया और अफगानिस्तान में क्या होता है कि हर 10 मील के बाद एक वॉर लॉर्ड बैठ के टैक्स वसूल कर रहा होता है। तो इस वक्त देखिए आपके 4 सूबे हैं, 4 वॉर लॉर्ड हैं उनको चला रहे हैं मुख्तलिफ किस्म। उनका एजेंडा जो है आपके इस्लामाबाद के साथ नहीं अटैच, उसके साथ उसका कोई दे हैव डिस्कनेक्ट। फेडरेशन जो है उसकी कुछ चीजें अगर आप पॉलिटिकल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी को पढ़े तो कुछ चीजें होती हैं जो एक कंट्री को यूनाइट करके फेडरेशन की गारंटी होती है। उसमें क्या क्या, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, आपकी आर्मी, आपकी करेंसी, आपकी जबान, आपका एक तराना, एक झंडा, रेट ऑफ लॉ। तो वो आप खुद इसमें अंदाजा लगा लें। आप जिस तरीके से आपके पहले वो जो झगड़ा साहब जो कि इस वक्त सड़क पर बिल्कुल टायरों के साथ बैठे हैं आग लगाकर इस वक्त सूबा सरहद में, उन्होंने किस तरीके से आईएमएफ के साथ डील करने की कोशिश की, जिस तरीके से आपके जो सूबा पंजाब के थे उन्होंने डील करने की कोशिश की, जिस तरीके से आपकी सूबा सरहद की और आपके सूबा पंजाब की पुलिस जो है वो इस्लामाबाद के आर्डर नहीं लेती फेडरल गवर्नमेंट के, जिस तरीके से आपके वजीरों के लिए छापे मारे जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर केसेस किए जा रहे हैं सूबों पे और फेडरेशन पे। तो इस वक्त आपकी सिचुएशन इज नॉट दैट फार फ्रॉम सोमालिया।
आप नजदीक हैं आसपास, और ऊपर से जो है वो सोमालिया को मैं ये कहता हूँ खासकर कि जब आपके सूबा सरहद के एक सीनियर वजीर को टीटीपी वालों का लेटर आ चुका है, और वो ज्यादातर इस वक्त सुना है सूबा सरहद के अंदर टीटीपी के साथ जो जो लेटर लिख रहे हैं, ज्यादातर लोग उनसे पैसे देकर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो अगर इस वक्त रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात नहीं है, तो इसको आप क्या कहेंगे? आप क्या, आप किस साइड, किस डायरेक्शन पे जाएंगे आप? मेरे लिए तो इसमें कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अपना डार साहब जो है वो ट्राइयां कर रहे हैं, यहाँ भी आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी जाके कि हम रशिया से तेल लेंगे, अमेरिका को एतराज नहीं है। तो लेंगे किस चीज से भाई आप? मुझे तो, आपके पास पैसा तो है नहीं, तो आप किस चीज से खरीदेंगे? दूसरा ये कि इस वक्त जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, जिस वो अजीब सी सूरत हाल है आज, तो वो जिस तरह कहते हैं 6 सीटों से जीते हैं और 7 से 6 सीटों पे इलेक्शन जीते हैं, लेकिन हार 7 सीटों पे गए। अपनी जो सीट मियाँ वाली भी, वो भी जाया हो गई है। लेकिन अब सूरत हाल इस तरह ही है चीमा साहब के, अफसोस है, क्योंकि इसमें अगर अगर पार्टियां देखी जाए तो इस वक्त रूलिंग एलीट वर्सेस गरीब आदमी, तो वो गरीब आदमी के लिए बुरी खबर थी जो आज खान साहब को, देखिए खान साहब के ऊपर तो अभी एक और तलवार लटक रही है। दो तलवारें इस फैसले में से, मैंने दो चीजें आपको बताना, मेरे जेहन में नहीं रहा। एक तो खान साहब की चेयरमैनशिप ऑफ पार्टी, आज उसकी भी हवा निकाली परवेज खटक साहब ने। कुरैशी साहब सुना मिठाइयां खा रहे थे बाथरूम में छुप के, लेकिन वो भी वो एक तो वो था इनका कि चेयरमैनशिप, लेकिन लेकिन परवेज खटक साहब ने अपनी मीटिंग में कहा है कि उनको चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, उनके लिए नया ओहदा एक्स प्रेसिडेंट का इंक्रीज किया, क्रिएट किया जाएगा, तो उनको चेयरमैन या एक्टिंग चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। अगर बनाया भी तो उनको सदर बनाया जाएगा। एक तो ये खबर थी, और दूसरा ये है कि अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो खान साहब हैं जो वो इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, लोग कहते हैं नहीं जी, हमें खान साहब, पाकिस्तान बचे ना बचे, खान साहब को प्राइम मिनिस्टर एज बनना चाहिए, सदर बनना चाहिए। अफसोस की बात है, लेकिन देखिए ये ऊंट किस करवट बैठता जाके। तार साहब एक बात बताइएगा, जब ये इमरान खान के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का आज फैसला आया, तो बहुत सारे लोगों को तो पहले पता ही नहीं चला ये फैसला क्या है। जब वो पढ़ा गया तो पता चला कि शायद ये 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक बड़ा अहम ट्रेंड है जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, और आप क्योंकि मुआशरे की जो है अंडरस्टैंडिंग, मुआशरे को बड़े अच्छे से समझते हैं, लोग क्यों नहीं बाहर आए? आपने भी अपने वो पहले तबसरे में कहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पूरे पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन जारी की, तो उसमें से कहीं 100 बंदा, 250, 40, 30, इमरान खान तो कह रहे हैं लाखों बंदे मैं इस्लामाबाद लेके आऊंगा। वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन का जब नाम आया तो लोगों को तो बाहर आना चाहिए था। उधर से जब लोग बाहर नहीं निकले तो इमरान खान ने कॉल दे दी कि आप वापस एहतजाज छोड़ दें और वापस घरों को चले जाए। तो आप क्या समझते हैं, लोगों का ना आना किस चीज की ये कासी है? क्या लोग समझते हैं कि भाई हम क्यों धक्के खाएं इनके लिए, या कि आप समझते हैं कि उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल कोई इतना अच्छा नहीं है, तो जरा दूर ही रहे इनसे? देखिए चीमा साहब, आज मीटिंग में खान साहब इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे। जो मीटिंग थी उसके बारे में, अंदर जो इनकी कोर कमांडिंग थी मीटिंग थी, इन्होंने कहा कि मैं लाहौर से अपना जलसा लेके निकलूंगा और मेरे जलसे की हालत ये होगी कि फ्रंट जो होगा, मुझे 3 दिन लगेंगे पहुंचने में। मेरे जलसे का एक एंड रवात होगा, दूसरा आजादी चौक होगा लाहौर से। मैं इतने लोग लेके नहीं, लेकिन लोग निकलेंगे नहीं, ये खान साहब की गलतफहमी है। एक जो इन्होंने, मैं समझता हूं कि नून लीग वालों ने जो राना सनाउल्लाह साहब को मैं दाद दूंगा कि इन्होंने वो बिल्कुल फार्मूला जो है वो यूज किया, शेर आया शेर आया शेर आया। अब वो असली शेर भी आएगा तो निकलेगा कोई नहीं बाहर, क्योंकि इन्होंने लोगों को एक ऐसा दे देकर, एक तो इन्होंने हर शहर के अंदर जलसा कर करके लोगों को थका दिया। इस वक्त पीटीआई का वर्कर थक चुका है। दूसरा, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की वजह से हर बंदा इस वक्त बिलक रहा है। उसका मसला इस वक्त सियासी नहीं है, मुआशी है। यहाँ अमेरिका में, आज मैं आपके शो में आने से पहले लोकल खबरों पे और चीजों को चेक कर रहा था कि हमारे मिड टर्म इलेक्शंस के क्या हालात हैं। तो अमेरिका के अंदर नंबर 1 इशू इस वक्त आपका इन्फ्लेशन, नंबर 1। आप देख रहे होंगे फ्रांस के अंदर किस तरह लोग सड़कों पे निकल के आ चुके हैं इन्फ्लेशन के खिलाफ। अगर देखा जाए
तो इस वक्त जो बरतानिया में वजीर आजम ने रिजाइन दिया, उनका भी उनको भी जो रिजाइन देना पड़ा, नंबर 1 काज वाज इन्फ्लेशन। तो इस वक्त महंगाई जो है वो मैं समझता हूँ एक नंबर 1 रीजन है कि लोग सियासत से बेजार हो चुके हैं, और जो नहीं है वो भी हो जाएंगे। और खान साहब को भी दर हकीकत ये पता है, लेकिन ये सियासी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मेरा एक जो एंड है रवात पे होगा, दूसरा लाहौर में होगा। खान साहब को पता है, इसी वजह से कॉल भी नहीं दे रहे, क्योंकि लोग रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। और दर हकीकत में आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जब इन्होंने हुकूमत ने अपना केस पेश किया कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पहले भी 25 मई को सिर्फ 400 लोग लोकल थे इस्लामाबाद के, 25 मई को आए थे। और दूसरा, इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने स्पीचेस दे देकर कि हमने आंसू गैस के शेल ले लिए हैं, हम ड्रोन ले लिए हैं, हमने 30,000 बंदा तैयार कर रखा है, तो लोग फिर कितनी मारे खाएंगे। क्योंकि मैं शायद माजी में आपको ये भी बता चुका हूं कि नून लीग के जो लोग हैं वो भी बाहर निकल के नहीं डंडे खाते, और पीटीआई के भी नहीं खाएंगे। सिर्फ खाने की अगर रवायत देखी जाए तो वो पीपल्स पार्टी के जियाले जो है वो बाहर निकल के पहले कोड़े खाते रहे, डंडे खाते रहे। इनके तो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मैं आपको बताया पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं ट्विटर 10-10 अकाउंटों में। दे प्रेफर टू सिट इन देयर ड्राइंग रूम्स, इन एयर कंडीशन रूम्स एंड प्ले विद द ट्वीटर्स। पार्टी चाहते हैं, वो लड़कियों के साथ चैटिंग चाहते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, क्योंकि खान साहब के पास आइडिया तो है ही नहीं। मैं थोड़ा सा इससे हटना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन खान साहब ने अगले दिन गए हैं, इन्होंने जब सरगोदा के अंदर स्पीच देने की कोशिश की, इन्होंने बार बार वहां कहा जी ऑक्सफोर्ड के अंदर लोग आते हैं, सियासी एक्सरसाइज होती है। खान साहब ऑक्सफोर्ड में किस दिन जाके बताएं कि मैं जिहाद की ट्रेनिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान में। ऑक्सफोर्ड में लोग जिहाद के लिए तैयारियां कराते हैं। आप आते हैं तो फिर आपने वहां पे खड़े होकर जो एक बिलो द बेल्ट आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की बिलावल भुट्टो के लिए, आप इस तरह की बातें करते हैं लोग जाके इंस्टीट्यूशंस में। पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के सामने जाके आपने बिलावल भुट्टो का किस तरीके से मजाक उड़ाया। और देखिए माइंड सेट देखिए इस बंदे कि जाकर एक पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर जाकर डीजल बातें करानी, मेरा मतलब चेरी ब्लॉसम की बातें करनी, एक मजाक बन चुकी है खास। तो वो मेरे ख्याल में people are losing slowly and gradually, they are losing their interest, they are getting fed up with it। तो आप देखेंगे खान साहब को भी किसी हद तक अंदाजा है कि अगर मैंने कॉल दे दी तो शायद मैं बंद गली में ना फंस जाऊं, आके वहां से निकलने के लिए कोई तरीका ना बचे। इसीलिए वो इस वक्त अपनी जो 2 लोगों के साथ मुसलसल मुज़ाकरात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अलवी साहब के जरिए और परवेज खट्टर साहब के जरिए। और उसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से खान साहब को छोटा सा एक लॉलीपॉप दिया गया है कि अगले आर्मी चीफ के लिए आपसे मुशावरत की जाएगी, और वो लॉलीपॉप जो है वो खान साहब जो है उससे खेल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने वार्न किया है कि दे आर प्लेइंग गेम विद यू, आपके गुब्बारे से हवा निकल गई तो इट्स नॉट फेयर। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा, वाकई इनके गुब्बारे से हवा निकल रही है। बिल्कुल गुब्बारे से हवा तो निकली है तार साहब। बल्कि वो शेख रशीद का आपने जिक्र किया, तो वो आज वो यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब कह रहे थे कि वो किसी ने कहा है कि ये शेख रशीद झूठ बोलते हैं कि मैं और जनरल बाजवा जो हैं वो गॉर्डन कॉलेज के दौर के थे और मैं तब दादा होता था। सुनने में आया कि जनरल बाजवा ने कहा कि मेरी तो इनसे पहली मुलाकात जो है वो 2015 में हुई है। तो ये इमरान खान को जो है ना वो ये बताता है कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वर्गला रहे हैं। तार साहब, कमिंग बैक टू अ वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट वाज ऑन एफएटीएफ, सुना कि जीएचक्यू में एक पूरा सेल बना हुआ था जो इसके लिए काम कर रहा था कि हम कैसे निकलें। आप क्या समझते हैं ताड़ साहब, क्या हमें डैमेज हो चुका है? जो हम इतने साल 2018 से लेके 2022 5 साल ग्रे लिस्ट में रहना, जब इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया दुनिया में इकोनॉमिकली इंगेज हो रहा है और हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं, हमें ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, टेरर फाइनेंसिंग में हमारा नाम आता है, हाफिज सईद को जो है वो एट द एंड ऑफ द डे सजा देनी पड़ी। आप क्या समझते हैं इस 5 साल में पाकिस्तान को डैमेज हो चुका है? हम क्या इससे निकल सकेंगे आगे या कब तक निकल सकेंगे? आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए चीमा साहब, फैटअप से निकलना मेरी नजर में आज इस पे क्रेडिट तो खान साहब भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उनके इस बयानिए में तजाद है।
एक तरफ वो ये कहते हैं कि मुझे हुकूमत में इख्तियारी कोई नहीं था, हुकूमत करने वाले कोई और हैं, लेकिन साथ ही जब फेडअप का कहते हैं जी फेडअप से मैंने निकाला है पाकिस्तान। लेकिन इस फेडअप से निकल के क्या आप करेंगे? आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, मेरा ये क्वेश्चन है। आप एक्सपोर्ट का फेडअप से देखें ना, फेडअप का मतलब क्या है कि आप फेडअप की ग्रे लिस्ट से निकल चुके हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के साथ अब आप कारोबार करने के लिए मेन स्ट्रीम मेन ट्रैक पर आ चुके हैं। आपकी सकत है इस वक्त? आपके पास कोई फाइनेंशियल चीज ऐसी है जो बाहर बिक सके? आपके पास कोई ऐसी चीज है जो इंपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके? आपके हालात जो इस वक्त मोटरवे, मैंने बताया कि आपको 6 टुकड़ों में इस वक्त वहां पे टायर जल रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में आपको फेडअप से निकलने का क्या फायदा है? कोई फायदा है? देखिए मैं मेरे लिए तो यही है कि एक न्यूज है बस कि आप फेडअप से निकल चुके हैं। लेकिन मैं जो हमेशा इस चीज पे बात करता हूँ चीमा साहब, अफसोस के साथ, कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान को स्टेबल किस तरह करना है। इस पाकिस्तान का सिर्फ एक सोल्यूशन अगर देखा जाए तो हो सकता है, वो भी उसके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा बिल की जरूरत है। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए जहां पे लोग अपनी टेक्नोक्रेट्स को रखा जाए, सियासी लोग ना आए, मुख्तलिफ पार्टियों से टेक्नोक्रेट्स को लिया जाए, उनको फ्री हैंड दिया जाए, करप्शन के लिए आयरन फिस्ट इस्तेमाल की जाए, ईसीएल की लिस्टें बनाई जाए, 5-10 हजार लोगों को बिल्कुल फौरन ईसीएल पे डाल दिया जाए, और जो जिन लोगों को आगे इंटरिम गवर्नमेंट में लाया जाए उनको देखा जाए कि ये डुअल नेशनल तो नहीं है, इनके बच्चे लंदन अगर दुबई में हैं, इनके भाई अगर बाहर बैठे हैं, तो इन वो पिज्जा फ्रेंचाइज तो नहीं ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो इस तरह का कोई सीरियस लेगा, लेकिन वो कौन करेगा? उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, पैट्रियटिज्म चाहिए होता है, नेशनलिज्म चाहिए होता है। इस वक्त आपके हर डिपार्टमेंट, ना सिर्फ मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक डिपार्टमेंट, आपकी रूलिंग एलीट जो है, ये करप्शन का अलायंस हर डिपार्टमेंट के अपर लेवल के ऊपर ये चीज इस वक्त जो है ना, उनका ग्रिप है, और वो ही चला रहे हैं। और वो जब इस फेटअप का आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? फेटअप कहां रखेंगे? किस चीज से खाएंगे यार? इस आप 5 साल में जितना डैमेज हो चुका है वो तो हो ही है। लेकिन मुझे ये बताएं, आज आप फेडअप से निकलने के लिए निकल चुके हैं, इससे फायदा किस तरह उठाएं? कोई आप में आपको उम्मीद नजर आती है कि फेडअप के बाद आप क्या तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेंगे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगेगा वहां? वो $1.5 अरब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तार साहब अनाउंस कर दिया पाकिस्तान के लिए। वो तो देंगे, $1.5 अरब तो चलो कर्जा ही होगा ना, वो कौन सी ग्रांट है? कर्जे कर्जे पहले आपके ऊपर कम है। पहले 30 अरब रुपए, $30 बिलियन तो आपने अगले 2 सालों में देना है। और वो भी मैं जो आप कह रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो तो उसमें से 70-80% तो फॉरन लंदन चला जाएगा, दुबई चला जाएगा, क्योंकि आपके पास तो सिस्टम ही कोई नहीं। आप सैलाब की मनी, आप सैलाब का पैसा जो इमदाद में लिया हुआ है, उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से दुनिया को नहीं दिखा सकते, ना दिखाने की सलाहियत रखते हैं कि देखिए हमने किस तरह इसको इस्तेमाल किया। तो आप कर्जा किस तरह लोगों को बताएंगे कि कर्जा किस तरीके से हमने इस्तेमाल किया? क्योंकि विल नहीं है ना, विल नहीं है आपके पास। जो रूलिंग एलीट का करप्शन का अलायंस है, वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे कोई कानून ऐसे बनाए जाए। मैं अगले दिन पढ़ रहा था, आपका इस वक्त मेन आपके एस्टेब्लिशमेंट का कई बिजनेसों के ऊपर मनापली, लेकिन नैब के कवानीन से वो सारे के सारे बिजनेस जो है वो मुबर्रा है, टैक्स फ्री हेवन से उनके लिए, उनको कुछ नहीं कर सकता। आपकी अदालतें, मैंने आपको अर्ज की थी कि ये हमारे जो हैंडसम कप्तान साहब हैं, इनके केसेस अभी उसी जुडिशरी के पास जाने जिनका पूरी दुनिया में नंबर 124 है। सही कह रहे हैं, बिटर ट्रूथ। 124 नंबर वाली अदालतें जो है, आपका क्या ख्याल है वो अपने कौम के लिए कोई इंसाफ कर सकेंगे? और दूसरा, मैं अभी खान साहब के ऊपर एक तलवार अभी ममनुआ फंडिंग की भी है, वो भी बाकी मौजूद है। लेकिन कौन करेगा? कौन करेगा? ये अदालतें जो हैं, ये सियासी अदालतें हैं, मजहबी पार्टियां हैं। मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? हम ख्याल जजों का ग्रुप है, एस्टेब्लिशमेंट में चकवाल ग्रुप है, किधर से कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें? एक अलमिया है, वो कहते हैं ना मरते हैं ना जान छोड़ते हैं। इस वक्त जो है दुआ खैर के अलावा कुछ नहीं है। फेटअप की बात न्यूज बड़ी है, बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन काश कि आपके पास वसाइल होते कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये बात है, चाइना हमारे
मियाँ साहब चाइना जा रहे हैं, चाइना को राजी करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे इसहाक डार साहब बड़ी सिंसेरिटी के साथ कर रहे हैं चीजें, लेकिन उनको ये जो आपके जो दूसरे लोग जिहादी तैयार हो चुके हैं, वो गुंजाइश देंगे उनको? वो जो इस वक्त 6 टुकड़ों पे मोटरवे पे टायर जलाकर झगड़ा साहब और दूसरे मिनिस्टर बैठे हैं फौज की आपकी पुलिस की प्रोटेक्शन में, वो कोई गुंजाइश देंगे कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सके? वो गुंजाइश देंगे कि फैटअप से आप पाकिस्तान जो है वो फायदा उठा सके? इंटेंशंस नहीं। आप जिस जिस बंद गली में आप आ चुके हैं, उससे निकलने के लिए मर्द आहिन की जरूरत है, जिसकी आयरन फिस्ट हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आयरन फिस्ट हो, लेकिन वो आयरन फिस्ट जो है वो मुशर्रफ ने एक दफा मुक्के दिखाए थे। नहीं और नहीं, इससे जाती तौर पे मैं बताऊं, अगर देखा जाए, मैं एक तो खैर ये मजाक की हद तक ही है कि हर दौर में लगता है कि पिछले लोग अच्छे थे। बल्कि मैंने या आपको बताया कि मैं बहुत बड़ा क्रिटिक था कि नून लीग के ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता था कि एक खाते न थे लाते भी। मैं कहता था यार व्हाट अ इडियोटिक स्टेटमेंट। लेकिन आज मुझे वो स्टेटमेंट अच्छी लगनी शुरू हुई है, क्योंकि पिछले 3.5 साल में लोगों ने अरबों के टीके लगाए हैं, सिर्फ खा गए हैं, लगाया कुछ भी नहीं। अब वो अच्छे लगने शुरू। उससे पूछे जाए तो परवेज मुशर्रफ साहब का दौर बड़ा अच्छा लगता है। उनके डिसीजन गलत होंगे कहीं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज बूमिंग एट दैट टाइम। यस, तो उसमें देखा जाए तो परवेज मुशर्रफ साहब का आयरन फेस मुझे उस वक्त बहुत बुरी लगी थी जब उन्होंने ये बात की थी, लेकिन आज मुझे वो अच्छी लग रही है, क्योंकि दैट्स व्हाट द पाकिस्तान नीड राइट नाउ, अ स्ट्रांग डिसीजन मेकर, जो सख्ती के साथ इन चीजों को हैंडल करें, जिनकी प्रायोरिटी स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। दैट इज व्हाट वी नीड, डेस्परेटली नीड। हमें फेट ऑफ का कोई फायदा नहीं है इस वक्त, क्योंकि फेट ऑफ से क्या करेंगे? आपकी जब अकानमी नहीं है, आप बिल्कुल चारपाई पर पड़े हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका क्या करें? फेट ऑफ की तो जरूरत है कि आप तैयार हो, आपकी इंडस्ट्री चल रही हो, आपके पास बिजली मौजूद हो, आपके पास चीजें, आपके बच्चे कंप्यूटर में तालीम ले रहे हो, लीडरशिप हो, हर दर, हर दर, हर, हर साइड पे अमन हो। तो इस वक्त आपके दो स्टेटें जो हैं, उनके वजीर इस वक्त तकरीबकारी की तैयारियां कर रहे हैं, ट्रू। इन द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस, इन द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस। बिल्कुल सही कहा तार साहब, ये तो हमारे जो अपने वजीर हैं वो एक दूसरे को पुलिस को लड़ाने के दर पे हैं। और फेडरल कैपिटल रेड जोन में किसी को भी असला लेके आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीटीआई के जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं वो असले के साथ पुलिस के साथ घूम रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। एक सियासी हल इसका चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब ये सियासतदान किसी टेबल पे बैठें और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस मुल्क के लिए, 24 करोड़ लोगों के लिए देखें। वरना इसी तरह आग लगी रहेगी और इसको बुझाने वाला जो है वो कोई भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच तार साहब सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूबल कमेंट्स। बड़ी मेहरबानी।